नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि ताइवान के पास से गुजरा अमेरिकी युद्धपोत, जिसको देखकर कांप उठा चीन। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ सकती है लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र। पीएम मोदी इसको लेकर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से किया पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण, जिसके बाद चीन और पाक दोनों की नींद उड़ गई। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ताइवान के पास से गुजरा यूएस बैरी, अमेरिकी युद्धपोत को देखकर कांपा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत जब समंदर का सीना चीर कर गुजरा तो चीन की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा होने लगी। यूएसएस बैरी नाम का ये गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जैसे ही समंदर में ताइवान के करीब से गुजरा, चीन की हवा खराब हो गई। चीन और भारत के बीच तनातनी तो खैर चल ही रही है, लेकिन अब इसी यूएसएस बैरी को लेकर उसकी अमेरिका से भी ठन गई है। ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत ने चीन की तैयारियां चढ़ा दी हैं। गुस्से में आग बबूला चीन ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ठहरा। उसने भी चीन के इस गुस्से को ज्यादा तवज्जो न देते हुए साफ कर दिया है कि ये अमेरिका की रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। करने का मतलब ये कि अमेरिका ने भी इशारों में ड्रैगन से कह दिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जो कर सको वो कर लो। दरअसल बीते बुधवार को जब खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बैरी ताइवान के जलडमरू मध्य से गुजरा तो चीन को ये बात काफी नागवार गुजरी। उसने एक बयान जारी कर अमेरिका पर अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अमेरिका को ताइवान के इर्द गिर्द ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। उधर अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोत का गुजरना प्रशांत महासागर में स्वतंत्र और बैरोकटोक आवाजाही के हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए आगे भी इस क्षेत्र में युद्धपोतों के नौवहन के अलावा विमानों की गश्त जारी रखेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ सकती है लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र, पीएम मोदी बोले हम इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र को लेकर गठित की गई समिति की रिपोर्ट आते ही सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री ने यह बात शुक्रवार 16 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा, बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो ये तय करने के लिए भी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की जागरूक बेटियों की चिट्ठियां आती हैं कि जल्दी से निर्णय कीजिए। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। इस साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में मोदी ने लड़कियों की शादी की उपयुक्त उम्र तय करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सही आयु क्या हो इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। देश में अभी लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है, जबकि लड़कों की उम्र सीमा 21 वर्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि छोटी आयु में गर्भ धारण करना, शिक्षा की कमी, जानकारी का अभाव, शुद्ध पानी न होना, स्वच्छता की कमी, ऐसी अनेक वजहों से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में जो अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए थे वह नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा कि देश में अलग अलग स्तर पर कुछ विभागों द्वारा प्रयास हुए थे, लेकिन उनका दायरा या तो सीमित था या टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा, जब 2014 में मुझे ही देश सेवा करने का मौका मिला तब मैंने देश के नए सिरे से प्रयास शुरू किए गए। हम एकीकृत सोच लेकर आगे बढ़े, हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर आगे बढ़े, तमाम बाधाओं को खत्म करके हमने एक बहुआयामी रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने कहा, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से किया पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर के तट से 250 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। लिक्विड प्रोपेल्ड पृथ्वी 2 में 250 किलोमीटर की रेंज है और यह 1 टन का सामग्री ले जा सकता है। यह भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 3 सप्ताह से भी कम समय में पृथ्वी 2 का यह दूसरा परीक्षण था। इससे पहले डीआरडीओ ने 27 सितंबर की रात को परीक्षण किया था। पिछले 40 दिनों में स्तर से सतह पर मार करने वाली डीआरडीओ की ओर से यह 11वां मिसाइल परीक्षण है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पृथ्वी 2 मिसाइल ने शुक्रवार रात को परीक्षण के दौरान अपने सभी मापदंडों पर खरा उतरा है। इस तरह से मिसाइल का रात्रि परीक्षण सफल रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में विध्वंसकारी ताकतों की घुसपैठ, देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है तो बिहार को नीतीश कुमार की, जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। पहले राजनीति में एक दूसरे को लड़ाने का काम होता था, लेकिन मोदी जी ने विकास को तरजीह दी। श्री नड्डा बांका विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राम नारायण मंडल के समर्थन में बाराहाट के बेड़ा मोड़ मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजद में विध्वंसकारी ताकतों की घुसपैठ हो गई है, देश को मोदी की जरूरत है तो बिहार को नीतीश कुमार की। नड्डा ने कहा कि बिहार को 1,25,000 करोड़ के अतिरिक्त 40,000 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज दिया गया। बांका में केंद्र की ओर से मेडिकल कॉलेज खोला जाना है, जिसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक और कोरोना वायरस को लेकर विश्व के हर देश में त्राहिमाम मचा था, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बेहतर प्रबंधन से इस बीमारी का मुकाबला किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को दीपावली और छठ तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कोरोना को लेकर 3 लाख वेंटिलेटर तैयार हैं, जो जनता को समर्पित हैं। अब वेंटिलेटर एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के तहत भागलपुर सिल्क को विश्व का ब्रांड बनाने का आह्वान उन्होंने किया तथा कहा कि इसमें केंद्र सरकार सहायता देगी। श्री नड्डा ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना ही आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह की खानी पड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, नवंबर के पहले सप्ताह में बेड़े में शामिल हो सकते हैं 3 से 4 और राफेल। जी हां दोस्तों, चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 3 से 4 राफेल फाइटर जेट हरियाणा के अंबाला एयरबेस में नवंबर के पहले सप्ताह तक पहुंच जाएंगे। यह फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू जेट विमान का दूसरा बैच होगा, क्योंकि 5 राफेल का पहला बैच 28 जुलाई को भारत आया था और आधिकारिक तौर पर 10 सितंबर को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शामिल किया गया था। सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया, फ्रांस से नवंबर के पहले हफ्ते तक 3 से 4 राफेल फाइटर जेट्स का दूसरा बैच भारत पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा, इन विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना के पास 8 से 9 लड़ाकू विमान होंगे, जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ ही दिनों में चालू हो जाएंगे। राफेल लड़ाकू विमानों का परिचालन पहले ही किया जा चुका है और लद्दाख के युद्ध क्षेत्र में भी तैनात किए गए हैं, जो कम समय में वायुसेना के साथ रहे हैं। फ्रांस में सहायक वायुसेना अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल एन तिवारी के नेतृत्व में एक IAF टीम वार्षिक नियमित बैठक के भाग के रूप में प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए की गई है। भारतीय पायलट फ्रांस में वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं और मार्च 2021 तक भारतीय पायलट्स के वहां अपनी ट्रेनिंग पूरी करने का अनुमान है। IAF हरियाणा में अंबाला में अपने एयरबेस और पश्चिम बंगाल में हाशिमरा में राफेल लड़ाकू विमान में से प्रत्येक पर एक स्क्वाड्रन तैनात करेगा। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांसीसी सरकार और डसॉल्ट एविएशन के साथ सौदा किया, ताकि पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 7.8 बिलियन यूरो से अधिक 36 राफेल लड़ाकू जेट का अधिग्रहण किया जा सके। पहले 5 लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के साथ फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैरी और भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में अंबाला में शामिल किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत अब पाकिस्तान की सीमा तक बनाएगा एशिया की सबसे लंबी सुरंग। जी हां दोस्तों, भारत अब पाकिस्तान की सीमा तक एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाएगा। भारत 14.2 किलोमीटर लंबी यह सड़क सुरंग बनाकर LOC तक अपनी रणनीतिक पहुंच मजबूत करने जा रहा है। 6 साल से लटका यह प्रोजेक्ट अब फाइनल हो गया है और निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। यह सुरंग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच हिमालय पर जोजिला दर्रे के करीब बनाई जाएगी। यह सुरंग लद्दाखी लोगों की आवाजाही आसान करने के साथ ही सेना की रणनीतिक जरूरतों को भी पूरा करेगी, क्योंकि यह सुरंग पूरे साल राजमार्ग को खुला रखने में मदद करेगी। पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा करीब होने से अभी तक इसी इलाके से होने वाली आतंकवादियों की घुसपैठ पर भी काफी हद तक लगाम लगेगी। वैसे तो इस सुरंग का प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2013 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन 5 बार टेंडर निकाले जाने के बावजूद किसी भी एजेंसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हर बार बोली रद्द होने के बाद मई 2017 में L&T इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, JP इन्फ्राटेक और रिलायंस इंफ्रा कंपनियां सामने आई। टेंडर प्रक्रिया जुलाई 2017 में IEL एंड FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड के पक्ष में पूरी हुई। इस फर्म ने 4,899 करोड़ की लागत से 7 साल में सुरंग का निर्माण के लिए बोली हासिल की। जनवरी 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण लागत सहित 6,809 करोड़ की लागत से बनने वाली एशिया की सबसे बड़ी 14.2 किलोमीटर की द्विदिशात्मक सुरंग को मंजूरी दी। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास करने के बाद निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। इस बीच मार्च 2019 में सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। इसीलिए जून 2020 में
फिर से नए टेंडर निकाले गए। अगस्त 2020 में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4,509 करोड़ रुपए में बोली हासिल की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ तनाव के बीच पिनाक मिसाइल सिस्टम के लिए रॉकेट बनना शुरू। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी टकराव के बीच ही बड़े पैमाने पर पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और इससे जुड़े उपकरणों के उत्पादन की तैयारी कर ली है। शुक्रवार से DRDO ने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है जिसके तहत पिनाका के लिए जरूरी उपकरणों का उत्पादन होगा। अधिकारियों की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि DRDO ने पिनाक रॉकेट सिस्टम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सभी जरूरी जानकारियां डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को सौंप दिया है। DGQA ही सभी रक्षा उपकरणों के स्तरों और गुणवत्ता मानों की सुनिश्चित करता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, आज एक मील का पत्थर हासिल किया गया जब पिनाक वेपन सिस्टम की अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स की जिम्मेदारी DRDO ने DGQA को जिम्मेदारी सौंप दी। AHSP वह अथॉरिटी है जो अहम रक्षा उत्पादों के लिए जरूरी डाटा को जुटाती है। पिनाक वेपन सिस्टम एक फ्री लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाक रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। लॉन्चर बस 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम से प्रेरित है। इस मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। इस वेपन सिस्टम को पुणे स्थित DRDO लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किया गया है। सन 1980 में DRDO ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। 1990 के आखिरी दौर में पिनाक मार्क 1 के सफल टेस्ट हुए। भारत ने सन 1999 में हुए कारगिल संघर्ष के दौरान भी सफलतापूर्वक पिनाक सिस्टम का यूज किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जीत चुके हैं, अब हम एक और आंदोलन के लिए तैयार, विनय कटियार। जी हां दोस्तों, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट से रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला आने के बाद रामनगरी में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। उधर अब मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान के नाम से दीवानी का केस दर्ज किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही मस्जिद हटाने और 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं को देने के लिए मथुरा कोर्ट में दायर सिविल सूट पर अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने इस मुद्दे पर कहा है कि हम अयोध्या जीत चुके हैं, एक और आंदोलन के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि गर्भगृह पर शाही मस्जिद बनाई गई है, जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया गया है, ईदगाह का मैदान भी हिंदुओं का है। जब तक आंदोलन चालू नहीं किया जाता प्रशासन जागता नहीं। केस जीत चुके हैं लेकिन अंदर के हिस्से के लिए लड़ाई बाकी है। विनय कटियार ने आगे कहा, कब्जे की लड़ाई अदालत में लड़ी जाए या आंदोलन किया जाए, जो भी जरूरी होगा वही करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जिन लोगों ने याचिका दाखिल की उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आंदोलन खड़ा करना होगा। भाजपा राजनीतिक रूप से काम करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी सहयोग करेगी। विनय कटियार आंदोलन के लिए तैयार हैं। 3 स्थान की मुक्ति की बात थी, मथुरा, काशी, अयोध्या। अयोध्या जीत गए, मथुरा और काशी के लिए पहले किस पर काम करना चाहिए विचार करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घुसपैठ कराने की फिराक में पाक, हम हर मंसूबे पर पानी फेरने को तैयार, सेना प्रमुख। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने की घटना पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने और हथियार भेजने की नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता के चलते उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पाक की घुसपैठ की हर कोशिश को विफल कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान सर्दियां शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने और हथियार भेजने की फिराक में लगा है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। आतंकवाद रोधी अभियानों में हालिया सफलताओं पर नरवणे ने कहा, नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों को बार बार नाकाम करने से यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी आतंकवाद रोधी और घुसपैठ रोधी ग्रिड बेहद प्रभावी है। 17 आतंकवादियों का खात्मा किया। बता दें कि सुरक्षा बलों ने बीती 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक कुल 17 आतंकवादियों का खात्मा किया है, जिसमें पाकिस्तान समेत 3 विदेशी आतंकी शामिल हैं। सेना प्रमुख नरवणे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 14 अक्टूबर की सुबह सेना ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सटे टंगदार सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से किए गए एक बड़े बैट हमले को नाकाम कर दिया। इस दस्ते में पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकी थे जो जान बचाकर वापस भाग गए। इसके बाद क्षेत्र में एक तलाशी अभियान चलाया गया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ही नहीं, इन 21 देशों के साथ है चीन का सीमा पर विवाद। कितने देशों से लड़ेगा जंग? जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेना के बड़े अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग के बाद भी दोनों देशों के बीच आपसी सहमति नहीं बनी। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से युद्ध की तैयारी करने को कहा है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने एक मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों से कहा, अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर केंद्रित करो। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति कभी भी बन सकती है। हालांकि भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसकी चीन के साथ सीमा पर तनातनी है। भारत के अलावा चीन का ताइवान, रूस, जापान, वियतनाम सहित कुल 21 देशों के साथ सीमा विवाद है। आइए समझते हैं आखिर चीन का भारत सहित इन 21 देशों के साथ कहां-कहां और क्या गतिरोध है। भारत चीन विवाद। भारत चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ऐसे में कई भारतीय क्षेत्रों पर चीन अपना दावा करता रहा है। चीन ने लद्दाख की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जो तिब्बत शिनजियांग को जोड़ने के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानते हैं और इसके 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना दावा करता है। बता दें कि 1959 में तिब्बती विद्रोह के दौरान दलाई लामा के निर्वासन से बने तनावों के बाद 1962 में इस विवादित हिमालयी सीमा पर चीन भारतीय युद्ध छिड़ गया। आज भी चीन और भारत के बीच लद्दाख और अरुणाचल को लेकर ही सीमा विवाद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न अंग। विदेश मंत्रालय ने दिया चीन को सीधा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्से रहे थे, हैं और रहेंगे, और चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का यह बयान चीन की इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में आया है कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता नहीं देता। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इस पर हमारा रुख हमेशा स्पष्ट और एक जैसा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू ने 15 साल के शासन को लेकर नीतीश पर किया पलटवार। भोजपुरी में कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने भाषणों में 15 साल पहले के शासन की याद दिलाए जाने को लेकर पलटवार किया है। मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गई बा और खासकर 3 साल पहले के बाद सपना में भी करे लगन। ज्यादा न 5 वर्ष पहले के आपन वादा के फालूदा कैसे बनैले बाडन सुनल जावा, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान, भविष्य और अपने 15 वर्ष का भूतकाल छोड़कर मुख्यमंत्री 30 से 40 साल पुरानी कब्र खोद रहे हैं। जीवित मुद्दे छोड़ मुर्दों के पीछे खड़े हैं। कहा कि बेतहाशा बेरोजगारी, पलायन, बेहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभिशाप भी चाहिए और जवाब भी चाहिए। गोलधर, गांधी सेतु और गया एयरपोर्ट क्या एनडीए की देन? राबड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में काबा के मुकाबले भाजपा द्वारा लॉन्च किए गए बिहार में ई बा पर तंज कसा है। बिहार भाजपा द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को टैग करते हुए उन्होंने मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में कहा कि अच्छा, भाजपा और जेडीयू के लोग ई बताव, गोलघर, गांधी सेतु पुल, गया एयरपोर्ट और बाकी चीज की बताव तनी जा, वो सब एनडीए राज्य के 15 बरस के पहले से बा। बिहार में 15 साल में रउआ लोग का कई नहीं जाई बताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुत्र धर्म के साथ नेतृत्व का फर्ज भी निभा रहे चिराग वर्चुअली चुनावी अभियान में नीतीश पर बरसे। जी हां दोस्तों, अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान एक तरफ अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी के लिए नेतृत्व का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता के श्राद्ध कर्म और बाकी कर्मकांड से बंधे होने के कारण अगले 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वर्चुअल तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चिराग पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मैं बिहारी हूं और मुझे गर्व है बिहारी होने पर। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव का अहम मुद्दा सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अभियान है। लोक जनशक्ति पार्टी वोट धर्म जाति पर नहीं बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर जनता का समर्थन मांगेंगी। कुछ लोग बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, लेकिन हम इस सबसे अलग विचारधारा के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने वर्चुअल चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अफसरों के इशारों पर काम करते हैं। चिराग ने कहा है
कि प्रेस वार्ता में मेरा नाम सुनकर लोग भाग जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नीतीश कुमार को करने की आवश्यकता है, हमें नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच हमारे दिल में बसती है और यह रिश्ता दिल का रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने एक पिता की तरह मेरा साथ दिया है। चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि जेडीयू उम्मीदवार को दिया गया एक भी वोट भविष्य में बिहार के लोगों को उनको अगली पीढ़ी के लिए पलायन पर मजबूर करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश को जवाब, दोहराया वादा, सरकार बनी तो देंगे 10 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार तेजस्वी यादव के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।